नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, कश्मीर घूमने गए करीब 26-27 हिंदू सैलानियों की जिहादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और हत्या कैसे की? सबसे नाम पूछा, धर्म पूछा और जो हिंदू निकला उसके सर में गोली मार दी। पहचान करने के लिए कुछ को कलमा पढ़ने को भी कहा, कुछ की तो पैंट खोल करके ये देखा कि उसका खतना हुआ है कि नहीं, और उसके बाद गोली मारी। मारे गए लगभग सभी लोगों की हत्या उनके परिवार के सदस्यों के सामने हुई, उनकी पत्नी के सामने, उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने। एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? फिर उसकी तस्दीक की, अगर हिंदू निकला तो गोली मार दी। अब कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता? कहाँ गए वो लोग? यहाँ तो धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को पहचान पहचान कर गोलियां मारी गई, रोते बिलखते परिवार के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने। इस घटना ने तो ये साबित कर दिया है कि आतंक का भी धर्म होता है और आतंकवादियों का भी धर्म होता है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि पहलगाम के आतंकवादी कट्टर इस्लामी आतंकवादी थे, जिहादी थे, जिनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? हिंदुओं के प्रति नफरत उनमें कूट कूट कर भर दी गई थी। इससे कोई इनकार कर सकता है? इतनी ज़्यादा नफरत कि बेरहमी से इन कायरों ने, इन बुज़दिलों ने निहत्थे हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी। एक बात और ध्यान देने की है, और ये उनके लिए गौर करने लायक बात है जो आतंकवाद को भी सेकुलर, कॉम्युनल और जाति के चश्मे से देखते हैं। इन जिहादियों ने किसी से भी उसकी विचारधारा नहीं पूछी कि तुम सेकुलर हो कि कॉम्युनल हो, मोदी के समर्थक हो या मोदी के विरोधी हो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अगर तुम सेकुलर हो, मोदी विरोधी हो तो हम तुमको बख्श देंगे, छोड़ देंगे। ये कहा उन्होंने? नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम सवर्ण हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या क्या हो। ये भी नहीं पूछा कि तुम तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो या बंगाली हो, बिहारी हो, मराठा हो। कुछ नहीं पूछा। सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो इससे क्या संदेश मिला? संदेश ये है कि इन जिहादियों की नज़र में आपकी पहचान सिर्फ ये है कि आप हिंदू हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप सवर्ण हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या क्या है। उनकी नज़र में सब एक ही हैं और सब काफिर हैं। तो ये लोग जो इन जिहादियों की असली मंशा को समझ कर भी समझना नहीं चाहते, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घटना से आपको सबक मिल जाना चाहिए। ये समय इन जिहादियों के खिलाफ इकट्ठा होने का है, एकजुट होने का है। पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, आप चाहे अपने आप को कितने भी ग्रुप में बांट ले, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। और अगर आप अब भी नहीं चेतेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आप खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। अब आप देखिए कि अटैक का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमास के इस्लामी आतंकवादियों ने अपनाया था इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले में। ये बिल्कुल हमास स्टाइल का अटैक है। वहाँ भी पार्टी कर रहे लोगों के ऊपर एकाएक हमला हुआ था। 1200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ बेरहमी से मार दिया गया था, जिनमें बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे और महिलाएं भी थी। आपको याद होगा, एक लड़की की तो मारकर उसकी नग्न लाश को उन्होंने खुली गाड़ी में रखा और फिर धार्मिक नारे लगाए। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आतंक और आतंकी का धर्म नहीं होता। ये सब देखने के बाद भी कोई कैसे कह सकता है कि आतंक और आतंकी का कोई धर्म नहीं होता? और इस हमले के पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जो जहरीला भाषण दिया था वो भी आपने देखा होगा। किस तरह से उसने कहा कि हम, मतलब मुसलमान, हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। उसने कहा कश्मीर हमारे लिए जुगलर विन है। 2 नेशन थ्योरी को किस तरह से जस्टिफाई किया था असीम मुनीर ने, आप उस वीडियो में देख लीजिए। और उसके कुछ ही दिनों बाद हमास स्टाइल में कश्मीर में पहलगाम में हमला होना सब कुछ स्पष्ट कर देता है। ये भारत में जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहते हैं ना, उनको असीम मुनीर का वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि उसके मन में हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है। और उस वीडियो को देखकर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और अब मीडिया में कुछ जगह जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक पहलगाम में हुए इस हमले का संबंध
इजराइल में हुए हमले से भी है। खबर ये आ रही है कि पहलगाम हमलों का जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी, उसका हमास के साथ बड़ा करीबी संबंध है। अगस्त 2024 में ये सैफुल्लाह कसूरी कतर भी गया था, जहां वो हमास नेता खालिद मशाल से मिला था। सैफुल्लाह कसूरी वहां इस्माइल हानिया, वो हमास का जो लीडर था जो मारा गया था, जिसे इजराइल ने मारा था, उसको श्रद्धांजलि देने गया था। खबरों के मुताबिक पिछले साल हमास के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा किया। हमास की एक टीम ने हाल ही में पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय के अलावा पाकिस्तानी सेना की एक फैसिलिटी का दौरा किया, जिसमें उनका लड़ाकू सिमुलेशन केंद्र है, जिसका उद्घाटन पिछले महीने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने किया था। तो बहुत स्पष्ट है कि सैफुल्लाह कसूरी ने हमास के मॉडल को ही फॉलो करके पहलगाम में ये हमला करवाया है। तो एक तरह से पहलगाम हमले का संबंध इजराइल पर अक्टूबर 2023 में हुए हमले से भी है। अब ये जो सैफुल्लाह कसूरी है वो हाफिज सईद का भी बहुत करीबी है। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इसको बनाया गया था जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, उसके बाद इसको बनाया गया था। अब सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में ये लश्कर और TRF इसकी आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। वो लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ भी है, ये बताया जा रहा है। और वो ये कहा जा रहा है कि वो लग्जरी कारों का भी बड़ा शौकीन है, लग्जरी कारों का। और वो कई लेयर की अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों के घेरे में रहता है, जैसे वो कोई राष्ट्र प्रमुख हो। अभी कुछ समय पहले वो पाक अधिकृत कश्मीर गया था, जहां उसने भारत के खिलाफ बड़ा ही जहरीला भाषण दिया था। अभी फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा, जो एक प्रांत है पाकिस्तान का, वहां आयोजित एक सभा में सैफुल्लाह ने एक बार फिर जहर उगला था भारत के खिलाफ। उसने कहा था कि आज 2 फरवरी है, मैं वादा करता हूं कि 2 फरवरी 2026 तक हम कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने यहाँ तक ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। उसने कहा था कि उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अब जान लीजिए कि इस सभा का आयोजन पाकिस्तान सेना और ISI ने किया था, जिसमें भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। तो ये कितना खतरनाक आतंकवादी है ये आप समझ सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि कैसे इसको पाकिस्तान आर्मी का, ISI का पूरा सपोर्ट है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि TRF और सैफुल्लाह कसूरी ने हमास की तर्ज पर पहलगाम में तो हमला कर दिया है, तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरह हमास से बदला लेंगे? बिहार में जो सभा हुई है उसमें उन्होंने जरूर कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया है, हम उसको खोज निकालेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और उनको सज़ा जरूर मिलेगी, ये उन्होंने कहा है। लेकिन ये देखने की बात है कि क्या बदला वैसा होता है जैसा नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लिया था। हाँ, ये जरूर है कि नेतन्याहू का मुकाबला किसी देश की आर्मी से जो न्यूक्लियर पावर भी है उससे नहीं था, लेकिन मोदी के सामने ये चुनौती है। पाकिस्तान की एक फुल फ्लेजेड आर्मी भी है और वो एक न्यूक्लियर पावर भी है। लेकिन बालाकोट स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान को सज़ा देने से हिचकेंगे नहीं। और इस बार तो सारे देश में एक बार फिर गुस्से की लहर है। बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया था कि ये न्यूक्लियर वॉर कह के पाकिस्तान जो भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है उससे भारत डरने वाला नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान को सज़ा जरूर देगा। फिर से एक बार वो वक्त आया है जब नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भारत चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत की सख्त से सख्त सज़ा मिले। मोदी सरकार ने भी कहा है कि जिसने ये हरकत की है और जिसने ये हरकत करवाई है दोनों को सज़ा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बिहार में उनका जो भाषण हुआ है उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और वहाँ पे नॉर्मली प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो हिंदी में देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे स्विच कर गए इंग्लिश में और उन्होंने इंग्लिश में मैसेज दिया कि हम कहीं भी वो छिपे हुए हों आतंकवादी, हम उनको खोज निकालेंगे। तो ये मैसेज दुनिया के सारे देशों के लिए था और पाकिस्तान के लिए भी था। ये एक बात समझ लो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और इसके बाद वायुसेना के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए।
उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस आतंकी हमले के दोषियों के साथ ही इसके पर्दे के पीछे छिपे लोगों तक भी पहुंचा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि करारा और स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। ये भी कहा कि इसका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस कायराना हमले का बदला जरूर लेगा और ये बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान लंबे समय तक इसको याद रखेगा। वैसे बुधवार शाम को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े निर्णयों की घोषणा भी कर दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी एमईए ने दी। सबसे बड़ा फैसला तो ये हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि सस्पेंड करने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर भारत ने पानी रोक दिया फिर तो पाकिस्तान प्यासे मर जाएगा, वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का सब कुछ इन नदियों के पानी पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि अगर एकाएक पानी रोक दिया तो उस पानी को भारत कैसे इस्तेमाल करेगा, उस पानी का कहाँ किधर डाइवर्ट करेगा। तो ये सब एक डिसीजन है जो भारत को लेना पड़ेगा, शायद उसमें कुछ वक्त लगे। वैसे इसके अलावा जो एमईए ने बताया कि भारत ने यह भी निर्णय लिया है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है और 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो अटारी का चेक पोस्ट है उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं वे 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। अब पाकिस्तानी नागरिकों को जो सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाज़त दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाएगी और पहले इस तरह के जितने भी वीज़ा जारी किए गए उन सब को एक तरह से निरस्त मान लेना चाहिए, ऐसा एमईए ने कहा है। अभी इस तरह के वीज़ा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर, मतलब ये बुधवार की शाम का निर्णय है, तो 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों, जो मूल रूप से वो क्या होता है आर्मी के ही लोग होते हैं और यहाँ पे कई तरह की स्पाई वाला काम करते हैं, वो इंटेलिजेंस का काम करते हैं और डिफेंस अटैचे के रूप में वो रहते हैं, उन सबों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है क्योंकि उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। साथ ही भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी जो वहाँ रक्षा सलाहकार हैं भारत के, उनको भी वापस बुलाएगा और दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। तो ये सारे कदम भारत ने तत्काल तौर पे उठाए हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अभी आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके लिए कौन दोषी हैं, फिर उन लोगों को खोजा जाएगा, उनका लोकेशन खोजा जाएगा, ट्रेस किया जाएगा और फिर उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया। वैसे ये सारे कदम जो एमईए ने उठाए हैं या जिसकी घोषणा की है सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये जो निर्णय लिए गए हैं, ये सारे कदम तो ठीक है। प्रधानमंत्री का जो भरोसा उन्होंने दिया है, आश्वस्त किया है उन्होंने, वो भी ठीक है। वैसे इस सिंधु जल समझौता को तो बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ये जो सारे कदम हैं जो कल विदेश मंत्रालय ने जो घोषणा की है, क्या इन सारे कदमों से देश की जनता को आप समझा पाएंगे कि आपने बदला ले लिया है? बिल्कुल नहीं। जनता में इतना गुस्सा है कि वो मिलिट्री एक्शन चाहती है। वैसे मोदी सरकार ने पहले भी ऐसे एक्शन लिए हैं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ, इसी तरह का या इससे भी बड़ा एक्शन जनता चाहती है। सेना के तो कुछ पूर्व अधिकारियों का मानना है कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के जो कैंप हैं उन पर जोरदार हमला होना चाहिए, उन्हें नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। साथ में पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उन पर भी जोरदार हमला होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के इन आर्मी जनरल्स को सबक मिल सके। और भारत को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर भारत इस तरह का अटैक करता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इस तरह के अटैक फुल फ्लेजेड युद्ध में भी बदल जाएं तो भारत को इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये पीछे हटने का वक्त नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींच पाएगा, उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे।
इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने भरोसा दिलवाया है कि इन आतंकियों और उनके पीछे ये जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी और उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर मोदी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान का मन और बढ़ जाएगा। और देखिए, गुरिल्ला युद्ध में दुश्मन को कभी भी सफलता मिल सकती है। अब ये 8-10 लोगों को किसी तरह से कश्मीर में घुसा करके इस तरह के हमले करवा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए उनका एक पुराना नेटवर्क भी है, तो कुछ लोकल्स भी वहाँ ऐसे मिल ही जाएंगे जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर दें, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के हमले तो कोई भी देश करवा सकता है, जिसने आपके घर के अंदर एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर उस दुश्मन देश को ये डर हो कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, तो फिर वो 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान के अंदर यही डर पैदा करने की ज़रूरत है। इसलिए बदला ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान और उसका जिहादी आर्मी चीफ, ये जो आसिम मुनीर है, वो फिर कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं कर सके, सोच भी नहीं सके। वो एक जिहादी है आसिम मुनीर, आप उसका वीडियो देख लीजिए। और यहाँ के जो सेकुलरिस्ट है ना, जो दिन भर ये सेकुलर करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहते हैं, उनको भी जरा वो वीडियो देखना चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।